देश के संसद में 2 दिनों के लिए संविधान पर चर्चा आयोजित की गई है और पहला ही दिन इस चर्चा के इतिहास में यादगार दिन रहा, जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने चर्चा में यह कहकर एक नया मोड़ दे दिया कि बात संविधान पर हो रही है और प्रधान ही गायब है। कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने यह कहकर विपक्ष के तेवर का एहसास कराया कि देश कायरों के हाथ में बहुत दिन तक नहीं रहता है, ये देश लड़ेगा, उठेगा, सत्यमेव जयते। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। पहले दिन की चर्चा में महुआ मोइत्रा ने कौन सी कविता सुनाई जिसने राजा को बेनकाब कर दिया। नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा, मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है, मुबारक घड़ी है। तो वहीं इकरा हसन कौन से तरह से एक नौजवान सांसद ने अपनी बात रखी कि देश के संविधान पर किसका खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारतवर्ष पर फक्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को संजोता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। पहले दिन में विपक्ष ने बहस की दिशा और दशा दोनों तय करते हुए सत्ता पक्ष पर गंभीर सवाल खड़े किए। राजनाथ सिंह जी ने जिस बहस की शुरुआत की, आज का दिन प्रधानमंत्री के भाषण और सत्ता पक्ष के पक्ष रखने का दिन है। इस बीच में भारतीय राजनीति में ये दोनों दिन किस तरह से अहमियत रखते हैं, आज के वीडियो में सिलसिलेवार विस्तार से उदाहरणों के साथ विश्लेषण करेंगे। आज तारीख 14 दिसंबर है, लेकिन आज और कल यानी 13 दिसंबर और 14 दिसंबर, इन 2 तारीखों को देश की संसद में इस बात के लिए मुकर्रर किया गया कि संविधान के पूरा होने के, अंगीकृत होने के, आत्मार्पित होने के 75 साल पूरे हो गए। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान आत्मार्पित किया इस देश ने, हम उसे याद करेंगे और इसके बहाने 75 साल के सफर को, मौजूदा मुश्किलों को, कितना सफर तय किया और कहां जाना अभी बाकी रह गया है, सफर की दशा और दिशा क्या है, इसका मूल्यांकन, इस पर बहस, इस पर बातचीत के लिए संसद में 2 दिन मुकर्रर हुआ। पहले दिन विपक्ष का दिन था। हालांकि शुरुआत इस बातचीत की रक्षा मंत्री, भाजपा के बड़े नेता राजनाथ सिंह के बयानों से हुई। उन्होंने अपनी बात कहते हुए जो उनका धर्म था कि सत्ता पक्ष की काम को गिनाना, सत्ता पक्ष की कामयाबियों और उपलब्धियों को इस तरह से रखना ताकि लगे गोया अब तक इस संविधान को कोई और सुरक्षित और संवर्धित नहीं कर पाया, और उनके दल ने किया। राजनाथ सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे के एक ऐसे नेता हैं जो अपनी बहुत साफ गोई और मासूमियत के नाते एक अलग छवि रखते हैं, उन्होंने अपने भाषण में वही तेवर रखा। लेकिन मौजूदा बीजेपी का अक्स भी उनमें नजर आया जब उन्होंने आपातकाल, नेहरू और तमाम उन बातों का जिक्र करके विपक्ष को आड़े हाथों लिया, मजाक उड़ाया। संविधान की किताब को हाथ में लेकर विपक्ष जिस तरह से पूरे देश में संविधान का नैरेटिव बना रहा है, उसको भी खारिज करके उसका मजाक उड़ाया। कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। अब बारी थी प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने उसके तुरंत बाद देश में
पहली बार संसदीय भाषण का डेब्यू कर रही थी। कांग्रेस ने यह तय किया था कि उनकी तरफ से पहली बात रखने के लिए प्रियंका गांधी का नाम सामने होगा। लिखे हुए भाषण से बिंदुवार उन्होंने अपना पहला भाषण देना शुरू किया। प्रियंका गांधी ने अपनी पूरी बातचीत को पहले अतीत के उन तमाम पन्नों से, सुनहरे पन्नों से, जैसे एक औपचारिकता राजनाथ सिंह जी ने निभाई वैसे ही वो औपचारिकता प्रियंका गांधी ने निभाई, और इसके बाद सिलसिलेवार मौजूदा सरकार के ऊपर सवालों और अपने व्यंग की झड़ी लगा दी। प्रियंका गांधी ने संभल का जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने राजा का जिक्र करते हुए चुटकुलों के साथ मजाक उड़ा करके ये कहा कि एक जमाना था जब राजा प्रजा का दुख सुनने और समझने के लिए भेष बदल कर जनता के बीच जाया करता था, लेकिन अब राजा को भेष बदलने का शौक तो है, मगर वो अब जनता के बीच नहीं जाता। राजा एक आदमी को बचाने के लिए 142 करोड़ देशवासियों को नहीं सुनता है, उनसे बात नहीं करता है। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। कड़ा हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी अपने पूरे तेवर और रौ में संबल, दलितों, पिछड़ों और जाति जनगणना तक जैसे मुद्दों पर खुल करके बेबाकी से अपनी राय रखती चली गई। उन्होंने यहां तक बोला कि नेहरू का जिक्र तो इतना करते हो, आज अपने कामों का हिसाब क्यों नहीं देते। आपातकाल से लेकर मौजूदा वक्त की चुनौतियों तक पे जवाब दिया। जब राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को कमजोर करने के लिए सरकारें गिराई, सत्ता पक्ष की तरफ से दूसरे नेताओं ने भी जब बोला, मिसाल के तौर पर शांभवी चौधरी, जो अशोक चौधरी जो जेडीयू के नेता हैं, परिवारवादी नहीं है लेकिन उनकी बेटी लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने तो गिनवा दिया कि कैसे 356 का अधिकार और आपातकाल की परिस्थितियों को लगाने के लिए आरक्षण का विरोध करने के लिए नेहरू ने क्या कहा, इंदिरा गांधी ने क्या कहा, राजीव गांधी ने क्या कहा। दूसरे नेताओं ने सत्ताधारी दल की यह भी गिनाया कि कितनी बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया। नेहरू ने कितनी बार किया, इंदिरा ने कितनी बार किया, मनमोहन सिंह ने कितनी बार किया। प्रियंका गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में जब सरकार गिराने के लिए विधायक सांसद खरीदे जा रहे थे, वो क्या था। महाराष्ट्र में बनी हुई गठबंधन की सरकार को 2 पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ करके विधायकों सांसदों को खरीद करके लूट लिया गया, वो संविधान का क्या था। इस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक शानदार बातचीत हुई। प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि लोकतंत्र को खतरा है। जब इस तरफ गांधी के लोग भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो दूसरे तरफ के लोग अंग्रेजों की माफी मांग रहे थे और उनके साथ खड़े थे। वो भय दिखाते हैं, वो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, गरीबी भुखमरी ले आते हैं। प्रियंका गांधी ने यहां तक कह दिया कि ये लोग इस संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। और इस तरह से प्रियंका गांधी ने निडर होकर के, बेखौफ होकर के अपनी बात रखी। और उसके बाद तीसरा नंबर था समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना चुके अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति के जरिए अपने देश में इतनी बड़ी पहचान बनाने में कामयाब हुए कि इस बातचीत में उनका तीसरा नंबर आया और उन्होंने भी शानदार तरीके से अपनी बात रखी। सबसे पहले उन्होंने संविधान सभा के लोगों को याद किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। 13 दिसंबर को चूंकि यह बहस हो रही थी और उसी दिन संसद पर हमला भी हुआ था, 2001 का शायद वाकया है, उन शहीदों को भी याद सबने किया, अधिकांश लोगों ने उन शहीदों को याद किया। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए अखिलेश यादव
एक नए अखिलेश यादव, एक मैच्योर अखिलेश यादव, एक दूरदर्शी, समावेशी और प्रवाह में बोलने के लिए अपने भाषण से पूरे देश को आकर्षित कर ले गए। एक बार फिर से उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को जब याद किया, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे लागू करने वाले लोग अच्छे ना हुए। संविधान ने क्या क्या हमें मौका दिया, संविधान की प्रस्तावना में कैसे संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और इस तरह के न्याय और समता के विचार जो हैं मौजूदा वक्त में कैसे वो खतरे में हैं। जहां एक तरफ उन्होंने संप्रभुता के प्रस्तावना के शब्द से चीन के भारत के सामने खतरा बनकर के उभर जाने का पूरे देश के सामने जिक्र किया। कितनी जमीनें हड़प ली चीन ने, रेजांगला का मेमोरियल क्यों वहां जहां था वहां से पीछे हटाना पड़ा, क्यों देश वहां पर चुप है, कितना गांव बसा लिया। और इस तरह से क्या संप्रभु भारत की विदेश नीति पर क्या चीजें हैं मौजूदा वक्त में, अखिलेश यादव ने उस पर जिक्र किया। न्याय और समता का जिक्र किया, कैसे इस देश में मुसलमानों और संबल की घटना का जिक्र करते हुए विशेष तौर पर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि खुदाई करके इस देश में न्याय और समता स्थापित नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी खुदाई करके इस देश में सांप्रदायिकता का माहौल बना रही है। जिस स्पष्टता और बेबाकी की जरूरत विपक्ष को देश की जनता ने वोट देकर के जो जिम्मेदारी सौंपी थी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आने की पूरी मेहनत की थी। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदाय को इस देश के संविधान ने, बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था दी है, उसे ध्वस्त करने और धता बताने के लिए कभी आउटसोर्सिंग तो कभी लिटरल एंट्री, विश्वविद्यालयों में एक ही विचारधारा के लोगों को भरना या एनएफएस, इस तरह के मुद्दों पर अखिलेश यादव जब बोल रहे थे तो लग रहा था कि पूरी तैयारी के साथ वो संविधान के मूल भाव को भी समझ रहे हैं और मौजूदा सरकार पर उन सवालों के साथ हमला बोल रहे हैं जिनका जवाब देना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। उनमें से एक बड़ा मुद्दा था जाति जनगणना। उन्होंने बाकायदे ये बात कही कि ये जाति जनगणना आपको कराना था, अभी भी मौका है, करा लो, वरना जब हम आएंगे तो इस देश में जाति जनगणना होगी जिसको जितना हक मिलेगा। 90% आबादी के लिए संविधान ही रक्षक है, संविधान ही पथ प्रदर्शक है, संविधान ही संजीवनी है और उस 90% पीडीए की आबादी संविधान को बचाएगी, संविधान के मूल्यों के साथ खड़ी रहेगी। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। सामाजिक न्याय, समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का बड़ा अस्त्र आरक्षण था, उसे समाप्त कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थोड़ी बहुत नौकरियां जो दी जा रही हैं, उनमें दलितों और पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं है। शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर के चयन के समय इनके आगे लिख दिया जाता है, एक नया शब्द का इजाद हुआ, एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल। सरकारी उपक्रम भेज दिए, प्राइवेट उपक्रमों में कोई आरक्षण नहीं है। अखिलेश यादव के इस भाषण की खूब चर्चा हुई। आखिरी में उन्होंने अपने समाजवादी गुरु, नेता और नेताजी के गुरु रहे उदय प्रताप सिंह जी की कविता के साथ अपनी बात खत्म की, जब उन्होंने ये बात बोली कि कैसे न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और आखिर में जाते जाते अखिलेश यादव ने बाकायदे न्याय, समता, संपन्नता, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समता, संपन्नता के समाजवादी मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक कृत संकल्प होकर के समाजवादियों की तरफ से पूरे देश के सामने अपना पक्ष रखा और ये बात कही, पूरे आत्मविश्वास से आंख में आंख डाल करके ये कहा कि अब मुझे उम्मीद है कि संविधान बदलने का मंसूबा पालने वाले लोग संविधान बदलने की बात नहीं करेंगे। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, समता न्याय से चलेगा और पीडीए संविधान का रक्षक बन करके और संविधान पीडीए का रक्षक बन करके इस देश को समता और न्याय का देश बनाएगा।
डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैंने तो संविधान निर्माण का दायित्व बहिष्कृत वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिया है। ये वही संविधान है जो समय समय पर हमारा रक्षा कवच बनता है। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। ये संविधान ही हमारा बड़ा मददगार है। इसलिए ये हमारे जैसे लोग और देश के कमज़ोर लोगों के लिए और खासकर पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। और इसके बाद और कई विपक्ष के नेताओं के भाषण हुए, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा उसके बाद कल्याण बनर्जी बोले। दक्षिण भारत के कई सांसदों ने अपनी बात रखी। कल्याण बनर्जी ने जब अपनी बात कहते हुए बहुत सारे कटाक्ष और बहुत सारे व्यंग कर दिए कि भाई आपने लिखा कि द ग्लोरी ऑफ 75 ईयर्स जर्नी, यानी 75 साल के संविधान की एक शानदार यात्रा। तो इसका मतलब नेहरू से नरेंद्र मोदी तक सब इसमें शामिल हैं कि ये सुनहरा यात्रा भारत के लिए बन पाई। तो आप तो कल तक कहते थे कि 60 साल में कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह से विपक्ष पूरा तेवर के साथ हमलावर था। समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर दो नेताओं का बड़ा चर्चा हुई और वो नेता थे इकरा हसन, जो पहली बार सांसद बनकर के सदन में पहुंची, और दूसरे नेता अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट के सांसद अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद ने बहुत छोटे भाषण में बहुत तेवर के साथ ये बात कही कि ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। इस देश में बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जो अधिकार दिया, वो अधिकार भाजपा छीनना चाहती है। वो अधिकार हम छीनने नहीं देंगे। और उन्होंने यहां तक कहा कि जिस अयोध्या के नाम पर भाजपा राज करती है, उस अयोध्या में लोगों के मकानों को तोड़ा गया है, लोगों के जमीनों को औने पौने दाम पर खरीदा बेचा गया है, अन्याय हुआ है। संविधान को आगे रख करके अपने नेता अखिलेश यादव को शुक्रिया भी अदा किया अखिलेश यादव ने कि सामान्य सीट पर एक दलित प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया, फैजाबाद सीट से जिताया और वहां पर खड़े होकर वो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वहां की मर्यादा तोड़ी जा रही है। लोगों के घर को उजाड़ा गया है, तोड़ा गया है और किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम पे लिया गया है मानवर। और ये दम भरते थे। अभी ये चर्चा आई अयोध्या से। हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जनपद अयोध्या की फैजाबाद की लोकसभा सीट, जो सामान्य सीट है, उस सीट से वहां के देवतुल जनता ने हमें जिताया। और इस तरह का संदेश पूरे देश को गया है कि अब धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी, राजनीति चलेगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने की। फिर दो महिलाओं का जिक्र, महिला सांसदों का, इकरा हसन और महुआ मोइत्रा। इकरा हसन ने अपने भाषण में बहुत सधे हुए लहजे में पूरा भाषण पढ़ते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए सेकुलरिज्म और सांप्रदायिक सौहार्द, समानता, न्याय की बात की कि इस देश के संविधान के लिए बाबा साहब ने कहा कि इतना खूबसूरत संविधान दिया है कि सब मिलकर रहेंगे, लेकिन मौजूदा दौर में यह सरकार मुसलमानों को उनकी पहचान के नाम पर दुश्मन बनाकर पेश कर रही है। मॉब लिंचिंग से लेकर संबल तक तमाम ऐसे सवालों को मुसलमानों के उठाया जो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के लिए सपा की तरफ से कैराना की सांसद इकरा हसन बेबाकी से अपनी बात रखती चली गई कि ये देश, ये बगीचा तब तक नहीं सही रहेगा अगर इस देश में सब मिलकर नहीं रहेंगे, सब मिलकर सब बराबर रहेंगे। बेरोजगारी, महंगाई पर बात नहीं हो रही और केवल इस देश में धर्म और सांप्रदायिकता के नाम पर दो धर्मों को आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं इकरा हसन के भाषण का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपसे साझा करूं कि इकरा हसन ने एक बहुत दूरदर्शिता के साथ कहा कि दुनिया भर में धर्म के नाम पर जहां भी अल्पसंख्यक हैं,
हम उनकी आवाज बनकर अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। जैसे इस देश के अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, वैसे ही बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। और इस बात को कह करके कैराना की सांसद इकरा हसन ने एक बड़ा नैरेटिव खड़ा कर दिया। और भाजपा और आरएसएस का जो हिंदू बनाम मुसलमान का नैरेटिव है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर क्यों चुप है, सपा के सांसद ने कहा कि हम वहां के अल्पसंख्यक के साथ हैं, हम यहां के अल्पसंख्यक के साथ हैं, और ये देश संविधान में सबकी बराबरी, सबकी मोहब्बत से चलेगा। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में। खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वे दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाला है। उनकी जान माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो या कोई और देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस सदन से अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों की आवाज को एक साथ उठाना चाहती हूँ। ये वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि किसी भी इंसान को उसकी पहचान या मजहब के कारण डरकर जीने पर मजबूर ना होना पड़े। जहां हक छीने जाते हैं वहां अमन खो जाता है। ये बात हर सरकार को समझनी चाहिए। अगर हम सच में अपने संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि ये मुल्क हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेगी। उसके बाद बारी आई महुआ मोइत्रा की। अंग्रेजी में दिए अपने धारदार भाषण के साथ उन्होंने धज्जियां उड़ाने का काम इस बार फिर से जारी रखा। एक कविता सुनाई, और इस कविता में बादशाहत कि कैसे मोदी जी आएंगे, सजाएंगे महफिल, संविधान पर कैसे माथा झुकाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि यह संविधान कितना बढ़िया था, और उसके बाद उस संविधान की धज्जियां उड़ाने के अपने फलसफे में काम में लग जाएंगे, नफरत बढ़ाएंगे और देश को बांटेंगे। इन सारी बातों को एक कविता के साथ महुआ मोइत्रा ने विपक्ष के तेवर के साथ रख दी। मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूं, रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। मुबारक घड़ी है। महुआ मोइत्रा ने उसके साथ बहुत सारी बातें कहीं, और ये बात कही कि कैसे राजनाथ सिंह जी ने इस बात का जिक्र किया कि 1975, 76, 77 इमरजेंसी आपातकाल के समय जस्टिस खन्ना कैसे वहां पर उन्होंने असहमति जताई थी कि यह आपातकाल गलत है, क्योंकि इस सारी बातों के साथ, और उन्होंने उसका समर्थन भी किया था। लेकिन ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि 76 के फैसले से असहमति जताने वाले जस्टिस HR खन्ना के साहस का जिक्र तो राजनाथ सिंह जी ने कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने, महुआ मोइत्रा ने कहा कि 76 के बाद भी 32 साल तक जस्टिस खन्ना जिंदा रहे, लेकिन उसके उलट जज लोया तो बहुत पहले इस दुनिया को विदा कर गए, और इसके बाद हंगामा हो गया। निशिकांत दुबे ने और उसके बाद किरण रिजिजू ने इस पर आपत्ति जताई कि वो जज लोया की बात क्यों कर रही हैं। लेकिन यह बात थोड़ी देर के लिए सदन स्थगित भी हुआ, लेकिन देश में चर्चा के लिए चला तो गया कि आप तो कैसे लोकतंत्र को कुचल देते हैं। और इस तरह से उन्होंने अपनी पूरी बात अपने तेवर के साथ कही, और महुआ मोइत्रा के भाषण की भी खूब चर्चा हो रही। विपक्ष की तरफ से कई सांसदों ने बोला, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई सांसदों ने अपनी बात रखी। और आज जब मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं तो ये कहते हुए रख रहा हूं कि आप इस देश के एक एक नागरिक, एक एक नेता का एक एक वाक्य जरूर सुनिएगा। अगर जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह केवल अपनी पूरी ताकत यह खर्च करने में लगा गए कि कांग्रेस संविधान हाथ में दिखाना, यह खोखला बनाना, यह मजाक उड़ाना है और यह विपक्षी संविधान विरोधी है, तो शांभवी चौधरी जो है वो नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी को आरक्षण विरोधी तो साबित कर गई।
लेकिन जब अखिलेश यादव ने ये पूछा कि जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे, एनएफएस क्यों कर रहे, लेटरल एंट्री क्यों ले आए, आउटसोर्सिंग क्यों ले आए ताकि आरक्षण खत्म हो जाए, इसका जवाब न ललन सिंह ने दिया, न शांभवी चौधरी ने दिया, और न सत्ता पक्ष की तरफ से खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे तो इसका कोई जवाब नहीं देंगे। और अपने लोगों को काम पर लगा दिया कि विरोध करो कि भाजपा ही तो संविधान बचा रही है। अब उसके बाद नंबर होगा गृह मंत्री अमित शाह का, और सबसे ज्यादा जिसका इंतजार होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि जब कल विपक्ष ये चर्चा कर रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे। उसके बाद उन्होंने शानदार फोटो शूट कराया, बढ़िया पानी की लहरों में संगम पर तैरते हुए प्रधानमंत्री किसी धुन पर झूमते नजर आए, और यहाँ विपक्ष उनसे कड़े सवाल कर रहा था। प्रधानमंत्री आएंगे संसद में, प्रधानमंत्री भाषण भी देंगे, प्रधानमंत्री सबसे लंबा भाषण देंगे, प्रधानमंत्री संविधान के कसीदे गाएंगे कि माथे से हमने लगाया, हमने संविधान को जिया, हमने जम्मू कश्मीर में संविधान लागू कर दिया। और कसीदे पढ़ने के बाद दूसरा काम प्रधानमंत्री करेंगे कि पूरे विपक्ष को संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, न्याय विरोधी, समता विरोधी, इमरजेंसी की याद, सिख दंगों की याद, उसके बाद मुजफ्फरनगर दंगों की याद, ये सब करेंगे प्रधानमंत्री, और विपक्ष के ऊपर कटाक्ष करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, व्यंग करेंगे। क्या आपको भी लगता है कि मेरी भविष्यवाणी सही है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते आपसे कहना चाहूंगा, ये 2 दिन 75 साल के भारत की यात्रा के लिहाज से, देश के सदन में चर्चा के लिहाज से सबसे जरूरी दिन है। एक एक नागरिक को, एक एक नेता का एक एक शब्द पर गौर से सुनना होगा, ताकि उसे पता चले कि कौन किसकी बात कर रहा है, और आज इतिहास के इस मोड़ पर कौन कहां खड़ा है, कौन संविधान के साथ खड़ा है और कौन संविधान के खिलाफ खड़ा है। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।